कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक फैला हुआ है, स्फेयर में फैला हुआ है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उसी पॉजिटिव स्फेयर में एम्बेडेड है, ठीक है। एंड उन्होंने एक बात और कही थी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, और दोनों के दोनों साथ है। अब आप खुद सोचो कि पॉजिटिव चार्ज भी एक साथ है, नेगेटिव चार्ज भी एक साथ है, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम को पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बना देंगे? ऑफ कोर्स बना। एक एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस कैसा है, खाली है ना। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही, देखो ये बात उन्होंने किस बेसिस पे कही, जब बहुत सारे रेस सीधा 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 निकल गए तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है। फिर दूसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, जब इन्होंने देखा कि भाई रेस जा रही है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, तो दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने ये कहा कि हाँ कुछ है साइड साइड में जिसकी वजह से एंगल से कुछ रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। और तीसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें शेल के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n1 में है, n2 में है, n3 में है। यानी कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना KLMN, तो कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमको कौन बताता है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। कौन सी, लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ठीक है। आप पी फंड बोल लो या फिर फंड बोल लो। सो बेसिकली लाइमन। हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एंड इस पे बहुत डिटेल वीडियो भी है, आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एंड सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले, है ना। तो बहुत पहले से थियरी चलती हुई आ रही है कि भाई एटम जो है वो अनटू कट है, यानी कि एटम का मतलब क्या होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात किसने कही थी, यस, डाल्टन ने भी ये बात कही थी। और अगर हम इंडियन फिलोसोफर के बारे में बात करें तो महर्षि कनट जो थे उन्होंने भी कहा था कि सबसे छोटा अगर कोई पार्टिकल है तो वो कौन सा पार्टिकल हो जाएगा, वो हमारा एटम होगा। लेकिन बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो हमें पता चला कि हम एटम को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किस किस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहले जिस सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी इन 1897। कैसे की थी, कैथोड रे ट्यूब से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक रेज आ रही है, ठीक है, रेज आ रही है एंड उस ट्यूब में उन्होंने जिंक सल्फेट की एक लेयर लगा दी थी। जैसी वो रेज उस पर पड़ती थी वो लेयर क्या होती थी, वो चमकने लग जाती थी, ठीक है। सो इससे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि हाँ यहाँ पे ना एक रेज है, और उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया गया, उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है जे थॉमसन ने, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है हमारे पास दैट इज प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, अब देखो यहाँ पे ना बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, कि कोई कहता है कि ई गोल्डस्टीन ने की है, कहीं कहीं आप पढ़ते हो कि नहीं रदरफोर्ड ने की है। सो बेसिकली जब हम केनाल रेस के बारे में बात करते हैं, अभी केनाल रेस क्या है, एक पॉजिटिव रे है, ठीक है, जैसे कि आपने कैथोड रे के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कैथोड रे कैसे रे था, एक नेगेटिव रे था। ऐसे ही केनाल रेस क्या है, एक पॉजिटिव रे है। तो इस पॉजिटिव रे की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई प्रोटॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में हम हमेशा रदरफोर्ड का नाम लिखकर आते हैं, जबकि अगर रेज के बारे में आपसे बात की जाएगी तब आप ई गोल्डस्टीन लिखकर आएंगे। क्लियर है। फिर दो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, दैट इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अपने नाम की तरह कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है 1932 में। कैसे की बेटा उन्होंने, तो बाय बॉम्बार्डिंग बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरीज हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के। अब देखो ये सारे के सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये किसके अंदर है, ये एक एटम के अंदर है। अब ये एक एटम के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
कैसे इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं एक एटम के अंदर, कैसे प्रोटॉन रह रहे हैं, इस पे अब बात करेंगे हम। तो इस मॉडल को देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और जिन्होंने बताया कि हाँ एक एटम के अंदर इन इन तरीकों से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से जरा सा हम उन मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक फैला हुआ है, स्फेयर में फैला हुआ है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उसी पॉजिटिव स्फेयर में एम्बेडेड है, ठीक है। एंड उन्होंने एक बात और कही थी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, और दोनों के दोनों साथ है। अब आप खुद सोचो कि पॉजिटिव चार्ज भी एक साथ है, नेगेटिव चार्ज भी एक साथ है, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम को पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बना देंगे? ऑफ कोर्स बना देंगे, ठीक है। तो यहीं से इनका ड्रॉबैक आता है, कुड नॉट एक्सप्लेन। वैसे तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने किया ही नहीं था, है ना, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें ये नहीं बता पाए थे, है ना। इन्होंने क्या कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक दूसरे को खत्म कर देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और एटम की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बड़ा ही एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमें काफी कुछ एक एटम के बारे में पता चला, ठीक है। जे थॉमसन से हमको इतना नहीं पता चला जितना हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, उस गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई, एंड उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की, जैसे कि उन्होंने ये देखा कि भाई बहुत सारी जो रेज हैं वो सीधी 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 निकल जा रही है ना, एंड कुछ रेज जो ऐसी हैं वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और इतने सारे रेज में से मान लो 20,000 अगर रेज गई, तो उन 20,000 रेज में से सिर्फ एक ही रेज ऐसी होगी जो गई और वापस से बाउंस बैक हो गई, उसी पाथ को उसने रिट्रेस कर लिया। तो यहां से उन्होंने इन तीनों चीजों से उन्होंने क्या क्या चीजें कंक्लूड की? यस, उन्होंने सबसे पहले हमको ये बताया कि एक एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस कैसा है, खाली है ना। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही, देखो ये बात उन्होंने किस बेसिस पे कही, जब बहुत सारे रेस सीधा 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 निकल गए, तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है। फिर दूसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, जब इन्होंने देखा कि भाई रेस जा रही है एंड कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, तो दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने ये कहा कि हाँ कुछ है साइड साइड में जिसकी वजह से एंगल से कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। और तीसरा इन्होंने क्या कहा कि एक एटम के न्यूक्लियस में, नॉट न्यूक्लियस, एक एटम के सेंटर पे, है ना, तब तो न्यूक्लियस के बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने क्या कहा, एक एटम के सेंटर पे बहुत भारी सा कुछ है, यानी कि एक एटम के सेंटर पे पूरे के पूरे एटम का मास है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रेज आ रही है वो वापस से 360 घूम जा रही है। एंड इसके लिए फिर उन्होंने उसको क्या नाम दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई सेंटर पे जो चीज प्रेजेंट है ना, जिसके अंदर पूरे एटम का मास है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया बेटा, उन्होंने उसको न्यूक्लियस नाम दे दिया, ठीक है। सो एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, देखो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया कि एक एटम है, एटम के सेंटर पे इस एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और इन्होंने कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर कहीं घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई बात हमको नहीं बताई थी, ठीक है। यानी कि ठीक है, बस इन्होंने कहा था कि भाई सेंटर पे तो न्यूक्लियस है और यहां कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, राइट। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो कभी ना कभी बेचारे थक जाएंगे तो न्यूक्लियस आके कोलैप्स हो जाएंगे, और फिर एटम की स्टेबिलिटी पे दोबारा से सवाल आ गया। तो ये रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये इनका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। एक तो ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, ठीक है। दूसरा ये लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए थे जो नील बोहर ने बताया था, ठीक है। तो पहले हमने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो जे थॉमसन के ड्रॉबैक थे उनको फुलफिल करने के लिए रदरफोर्ड आए। अब रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक है उनको फुलफिल करने के लिए कौन आएंगे, नील बोहर। तो नील बोहर ने काफी सारी थ्योरी दी,
नील बोहर ने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं ना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमते हैं, एंड उन स्पेसिफिक ऑर्बिट की एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, वो उस ऑर्बिट की एनर्जी है, वो उस फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहां पे नील बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात बताई थी, ठीक है। एंड इन्होंने साथ ही साथ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, इन्होंने हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया, ठीक है। काफी सारी चीजें बताई नील बोहर ने, इलेक्ट्रॉन की रेडियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में भी हमसे बात कही। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं ना ये क्वांटाइज्ड एनर्जी में ही आपको मिलेंगे, कहीं पे भी ऐसे पड़े हुए नहीं मिलेंगे, है ना। एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं NH/2π, यानी कि इसी एनर्जी पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक होल रेशियो में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। फिर इनके ड्रॉबैक क्या रह गए, देखो भाई इन्होंने सीधा सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हमको बता दिया। अब हाइड्रोजन तो एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब एक से ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई तो उसका स्पेक्ट्रा ये नहीं बता पाए, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्लस डू नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो स्प्लिटेशन होता है उसके बारे में नील बोहर नहीं बता पाए, तो ये इनके ड्रॉबैक हो गए। क्लियर है। नाउ यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक। सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये सबसे बढ़िया थियरी है अब तक की, ठीक है, जो बिल्कुल हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इतनी हमें चीजें, बहुत सारी चीजें हमको पता चलेंगी, जैसे कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है, आप कहाँ रह रहे हो, इंडिया में, ठीक है, फिर इंडिया में कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फिर वहां पे किस सेक्टर में रह रहे हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, किस घर में रह रहे हो, इतना तक आइडिया ये आपको क्वांटम मैकेनिक दे देता है। इतना आइडिया आपके बारे में नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में दे देता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। सो क्वांटम मैकेनिक ब्रांच है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इनके बिहेवियर्स के बारे में, ठीक है, इनकी एनर्जी के बारे में। ये हमको बताता है कि जो एनर्जी है वो कैसी है बेटा, क्वांटाइज्ड, यानी कि फिक्स है, एक पैकेट की फॉर्म में होती है। ये चीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, ठीक है। According to quantum mechanics, the exact position and momentum of electron cannot be determined simultaneously. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हमको क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का हम एक ही बार में पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक। नाउ देखो क्वांटम मैकेनिक में हम जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले कुछ कुछ मेन टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक एटम के पास, ठीक है, कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है। मान लो कार्बन है, कार्बन के पास कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, राइट। एंड एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम मास नंबर के बारे में बात करें तो एक एटम के पास, ठीक है, एक एटम के पास कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, जब उनका सम करेंगे तो वो हमारा मास के बराबर आएगा। याद है ना, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि पूरे एटम का मास कहां पे है, उस एटम के न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बस उनका सम कर दो, एक एटम का मास आ जाएगा। क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट है हमारा आइसोटोप। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग होता है, ऐसे स्पीशीज को हम आइसोटोप कहते हैं। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो प्रोटियम में क्या हो जाएगा, 1H1, ड्यूटेरियम इज 1H2, ट्रीटियम इज 1H3। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि सबके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इनका एटॉमिक मास अलग है। दूसरा एग्जांपल ले लो, ठीक है, 17Cl35 एंड 17Cl37, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इनका एटॉमिक मास अलग है, ठीक है। आइसोटोप के बाद हम बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। सो आइसोबार क्या होता है, यस, ऐसे स्पीशीज जिनका
क्या सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है बट नंबर अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन हमारा 18 नंबर पे आता है, कैल्शियम हमारा 20 नंबर पे आता है। तो आर्गन का मास हमारा 40 होता है एंड कैल्शियम का मास भी 40 होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है बट दोनों का एटॉमिक मास सेम है। दिस इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार के साथ साथ हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पीशीज, ठीक है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें O2 नेगेटिव की, है ना, Na पॉजिटिव की, Mg2 पॉजिटिव की, तो हम क्या देख रहे हैं, इन सब के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जाम्पल है। क्लियर? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, तो बेसिकली ये हमको कब देखने के लिए मिलते हैं? देखो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, नील बोहर ने भी इसके बारे में बात की थी कि व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू एटम सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब। ठीक है, जब व्हाइट लाइट पास होगी तो मान लो यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन रख दिया, अब इस सोल्यूशन ने कुछ तो कलर एब्जॉर्ब किया होगा, है ना, और बाकी सारी क्या कर देगा, वो रेडिएट कर देगा। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की कलर को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि हमें बाद में दिखाई देगी। ठीक, absorbed energy cause electron to jump from lower to higher energy level and the spectrum show dark line on a bright background। तो आपने ये चीज ना फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। इस तरीके से कुछ डार्क पैचेस आपको दिखाई देंगे, कुछ लाइट पैचेस आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से, जहां पे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। Each element has unique absorption spectrum। yes, सबका अलग अलग अपना एक यूनिक एब्जॉर्प्शन का तरीका होता है। एंड स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन इज द रिवर्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर लेना, एमिशन मतलब रेडिएट कर देना। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट रिवर्स है। एंड ये हमको क्या बताता है कि एनर्जी जो है वो क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, राइट। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, ये चीज हमको किसने बताई थी, नील बोहर ने ऑफ कोर्स बताई थी। एंड सिर्फ वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बात कर पाए थे, बाकी वो किसी दूसरे एटम के बारे में इन्होंने बात नहीं कही थी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में इन्होंने हमको ये बात बताई थी। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 सीरीज है। कौन कौन सी? लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफन। ठीक है, आप पीफन बोल लो या फिर फंड बोल लो। सो बेसिकली लाइमन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका अगर हम लोएस्ट शेल के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो n इज इक्वल टू 1 है फ्रॉम दी हायर एनर्जी शेल। बारमन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होके कहां तक आ जाएगा, सेकेंड शेल तक आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम पाश्चन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होके कहां तक आएगा, थर्ड, यानी कि n इज इक्वल टू थर्ड शेल तक आएगा फ्रॉम दी हायर शेल। एंड ब्रैकेट में 4 एंड पी फंड में 5 तक जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लो ये हमारा n इज इक्वल टू 1 है, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5 फ्रॉम दी हायर एनर्जी लेवल, राइट। अब देखो यहां पे हमको ना क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी पे होता है, फिर वापस से वो n1 शेल पे आता है, मान लो 4 शेल पे आ गया, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पे किस टाइप की एनर्जी रेडिएट होती है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, लाइमन में हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस देखने के लिए मिलेगा, बार्मन में हमें विजिबल रेडिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। एंड इसी विजिबल रेडिएशंस में हमको कलर नजर आते हैं। ठीक है, जो भी आप रेड, येलो, ग्रीन कलर देख पाते हो ना, ये विजिबल रीजन की वजह से ही देख पाते हो। बाकी के जितने भी है, चाहे पाश्चन के बारे में बात कर लो, ब्रैकेट के बारे में बात कर लो, पीफंड के बारे में बात कर लो, तीनों में इंफ्रारेड रेज आती है जो हम नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसी बॉडी, है ना, ऐसी बॉडी जो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पर इसका काम क्या है वो समझो। एक ऐसी बॉडी जो हर एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, और जैसे उसने एब्जॉर्ब किया वैसे ही वो एमिट कर दे।
ठीक है, यानी कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को वो एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको रेडिएट कर सकता है। ऐसी एक बॉडी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। सो इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एन आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस, है ना, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये किसने एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन बाय प्लैंक क्वांटम थियरी। ठीक है, एक्सप्लेन बाय प्लैंक क्वांटम थियरी। नाउ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हुई थी? जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली जैसे मान लो कोई भी मैटर है ना, तो वो यहाँ पे डुअल बिहेवियर शो करेगा। डुअल यानी कि दो टाइप के, वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा एंड वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। सो लुइस डी ब्रोगली प्रपोज दैट एवरी मूविंग पार्टिकल शोज वेव नेचर। जितने भी मूविंग पार्टिकल है वो कैसा नेचर शो करते हैं? वेव नेचर शो करते हैं। एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है एंड पी इज द मोमेंटम। पी को हम एम वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल, तो यहां से आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको देखो, चाहे तो आप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यूज कर सकते हैं, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। और इस तरीके से आप यहां से अगर आपको लैम्डा भी दिया गया हो तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, राइट? नाउ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? देखो, जिस तरीके से बाकी के पार्टिकल्स के बारे में बात की गई थी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात कही गई थी। इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये डुअल बिहेवियर शो करेगा जैसे बाकी के पार्टिकल शो करते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा बिहेवियर शो करेगा? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, ठीक है, जब वो मूव करेगा, ठीक है, तो इतने छोटे पार्टिकल की एक टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे या तो हम एक्यूरेट पोजीशन निकाल सकते हैं या तो हम एग्जैक्ट उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ एक टाइम पे करेक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो it states that exact position and momentum of electron cannot be determined simultaneously। एक साथ हम ये दोनों के दोनों चीजें डिटरमाइन नहीं कर सकते। एंड अगेन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर इज डेल एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन एंड डेल पी इज एरर इन मोमेंटम। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। नाउ क्वांटम नंबर, तो बेसिकली टोटल यहाँ पे हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं एंड एग्जाम में क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है। कौन कौन से क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात करें। इसके अलावा और कौन कौन से क्वांटम नंबर है? जल्दी बता दो। यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें शेल के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n1 में है, n2 में है, n3 में है। यानी कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, KLMN, तो कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ठीक है, कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमको कौन बताता है? ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। और अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जैसे 1s2 2s2, तो यहाँ पे जो ये 1 है, जो ये 2 है, ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, 1 2 ये सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें किसके बारे में बताता है? यस, कि शेल के अंदर, ठीक है, कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सब शेल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? जैसे कि S में है, P में है, D में है या फिर F में है। ठीक है, S P D एंड F। तो ये बात हमको कौन बताता है बेटा? ये बात हमको एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। एंड
ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n-1 से, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा n जो है वो 1 है, ठीक है, शेल हमारा 1 है, ठीक है। अब हमें पता करने के भाई फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है कैसे पता करेंगे, सो n-1, n हमारा ऑलरेडी 1 है, 1 - 1 यानी कि 0, और 0 किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा, s सब शेल के लिए स्टैंड कर रहा है, यानी कि फर्स्ट शेल के, ठीक है, s सब शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 3 और f के लिए d के लिए 2 और f के लिए 3 हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमको क्या बताता है कि उस सबशेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके ओरिएंटेशन के बारे में हमको ये बताता है। जैसे कि देखो s के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो s में तो हमारा एक ही ऑर्बिटल है। p के बारे में बात करें तो p में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। d के बारे में बात करें तो d में हमारे 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, और f के बारे में बात करें तो f में टोटल 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके बारे में कौन बताता है हमको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, एंड इसका रिप्रेजेंटेशन है ml, ठीक है। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, तो ये -l to l जाता है, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l + 1, ठीक है। समझ में आ गया कौन से ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल पता कर लिया, अब ऑर्बिटल पता करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव स्पिन है कि नेगेटिव स्पिन है, यानी कि वो क्या है। देखो ऑर्बिटल्स पता चल गया, इसमें है भाई, इसमें ऐसा है कि ऐसा है, कैसे पता करेंगे, तो ये स्पिन हमको कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, +½ और -½ और ये हमको बताते हैं कि भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड दोनों में से अगर एक +½ शो करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली -½ शो करेगा, दोनों के दोनों सेम स्पिन कभी भी शो नहीं कर सकते हैं। तो यहां से ये बात आई, क्वांटम मैकेनिक की कहते हैं कि कभी भी, ठीक है, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है, या फिर ऐसा मान के चलो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो हमेशा अलग होगा, कभी भी कुछ भी सेम नहीं हो सकता। मान लो 3 चीज सेम होगी तो लास्ट में स्पिन उनका अलग हो जाएगा, कोई एक ना एक चीज अलग यहाँ पे होगी ही होगी, ठीक, कभी भी सेम नहीं हो सकता। आप खुद सोचो ना कि आपका जो एड्रेस है, आप इस वक्त जहां पर हो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे कोई दूसरा इंसान हो सकता है क्या? अगर मैं इधर खड़ी हूं तो बिल्कुल इधर ही इसी पोजीशन पे कोई दूसरा इंसान खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, भले थोड़ा सा हो पर कुछ ना कुछ अलग होगा, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यही है ना, कि कभी भी आपको सेम क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के नहीं देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड देयरफॉर एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। तो भाई एक ऑर्बिटल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो भी उनके ऑपोजिट स्पिन होते हैं, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन फिल एटॉमिक ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज एनर्जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम किसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे बेटा, यस, जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले हम उसको उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर धीरे 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 आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम n+l रूल लगाएंगे। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n+l रूल, तो जिसका n+l कम होगा, है ना, जिसका n+l कम होगा उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। क्लियर? नाउ हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो इन्होंने क्या कहा है भाई, जल्दी बता दो। ये क्या कहते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास ये ऑर्बिट, ये हमारे पास है, इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सबको सबसे पहले सिंगल सिंगल जगह दे दो।
अब अगर और भी इलेक्ट्रॉन है तब जाके आप पेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ही आपने पेयर्ड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन भरना होगा एंड जब वो पूरा का पूरा स्पेस भर जाएगा उसके बाद आपको ये पेयरिंग करनी होगी। क्लियर? ये कौन बताते हैं? हुन्स रूल से हमको पता चलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अबाव प्रिंसिपल। ठीक है, तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। 1s 2s 2p 3s, ठीक है, इस तरीके से s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप? 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और ये इसी तरीके से चलेगा। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपको 1 to 30 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। यहां पे बस 2 चीज आपको याद रखनी है। एक आपका क्रोमियम हो गया, ठीक है, जो कि कितने नंबर पे आता है? क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, ये आपका एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर पे आते ही क्या हो जाएगा बेटा? आपका एक्सेप्शन हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन होता क्या है 3d5 एंड 4s1। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद रखना है। क्या इतना क्लियर है? एक और है, बताओ कौन सा है? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोच लिया? यस, कॉपर 29 नंबर पे आता है। ठीक है, 29 नंबर पे आता है। ये कितना होता है? 3d9 नहीं 3d10 और 4s1। तो ये दोनों आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर? तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म। सो इस चैप्टर को भी हमने विद इन 30 मिनट कर लिया है खत्म। एंड ये बिल्कुल क्विक रिवीजन था। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज जाननी है तो लेक्चर बाय लेक्चर हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को कर रखा है। ठीक है, एंड आपको 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, एंड ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।